लोकप्रिय नेता दुनिया भर में कहे जाते हैं। ऑगस्टीन जी, जब जब इस तरह की डील्स होती हैं, क्योंकि ये बड़े स्तर पर होने वाली डील्स हैं, तो क्या मायने रखता है? क्या इस तरह की डिफेंस डील में ये क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से फाइटर जेट या फिर बाकी चीजें देश के लिए काम आएंगी, या फिर दो देशों के रिश्तों पर आधारित होती हैं इस तरह की डील? नहीं, इस तरह की डील का सबसे पहला जो बिंदु रहता है वो रहता है कि हमें हमारी जरूरत क्या है, हमारी सिक्योरिटी जरूरत क्या है। आज अगर आप 5 साल पहले पूछते मेरे से कि क्या एफजीएफए की जरूरत इंडिया को है, मैं कहता नहीं। लेकिन आज सिचुएशन अलग है। आज हमारे दोनों दुश्मन देश के पास एक स्टेल्थ फाइटर अवेलेबल है। एफजीएफए और स्टेल्थ फाइटर में अंतर हमें और दर्शकों को समझना होगा। जो 5th जनरेशन फाइटर है, वो स्टेल्थ जो है वो उसमें से एक छोटा एक अंग है, एक पार्ट है। जो म्यूनिशंस है, उसके जो वेपन्स हैं, वो इंटरनली स्टोर हो, इसका मतलब आंतरिक रूप में वो संकृत हो। ये एक बिंदु जरूरत है, क्योंकि आप जब आप वेपन्स बाहर ले जाते हैं तो आपका रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, आपका स्टेल्थ कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है। और दूसरा हो जाता है मनूवरेबिलिटी अच्छा हो, गतिशीलता, जिसमें Su-57 को कोई छू ही नहीं सकता, क्योंकि F-35 की जो मनूवरेबिलिटी Su-57 जैसी नहीं है। लेकिन F-35 वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। इसका मतलब हमारे नेवी, हमारे हवा जो पानी वाले जहाज हैं, उसमें भी उतर सकता है और रनवे की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है उसका शॉर्ट फील्ड कैपेबिलिटी, जो लघु क्षेत्र क्षमताएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आप F-35 को छू ही नहीं सकते, क्योंकि लघु क्षेत्र उसका 0 है, क्योंकि वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। चौथा है सुपर क्रूज, मतलब रीहीट के बिना पुनः जो आग लगा करके, जो पीछे आप बड़ी सी जो आग के ज्वाला देखते हैं उसको कहते हैं रीहीट, उसके बिना सुपरसोनिक क्रूज कर सके, वो एक रिक्वायरमेंट है एफजीएफए का। और एवियोनिक्स अच्छा हो, जिसमें आप F-35 को छू ही नहीं सकते, क्योंकि F-35 की एवियोनिक्स अपने आप में वो बहुत ही बढ़िया है Su-57 से। और सबसे आखिरी जो है वो है LPI, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार, मतलब कम संभवता अवरोधन रडार जिसको कहते हैं। जो LPI, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रडार होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें फिफ्थ जनरेशन फाइटर को बनाता है, ना कि सिर्फ स्टेल्थ। और अब आते हैं वेपन की तरफ। आप देखते हैं AN/APG 81 जो रेडार है वो, या 85 जो लॉट 17 के बाद जो बनता है, वो रेडार जो है एक तो अपने आप में बात करता है, और दूसरा जो मल्टी एडवांस डेटा लिंक के साथ जमीन से बात करता है, और दूसरा एक और रेडियो है जिसको कहते हैं सिंगल चैनल ग्राउंड एंड एयरबोर्न रेडियो सिस्टम, जिसका मतलब पायलट जो है दूसरे हवाई जहाज से ही नहीं, ग्राउंड सिस्टम से भी बात कर सकता है। वो वाली एवियोनिक्स इसमें F-35 में है। और बाकी अन्य चीजें हैं, जैसे वेपन सिस्टम की आप बात करें तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, AIM-9X साइडवाइंडर है, AIM-120 AMRAAM है जो पाकिस्तान के F-16 में है, और AIM-132 ASRAAM है जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, और जॉइंट टैक्टिकल म्यूनिशंस है। ये सारी चीजें जो है, जैसे मैं कह रहा था ना, उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन सिंगल इंजन है, 3 क्रैश हो चुका है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर हमें ये एक्सपर्ट्स ये तय करेंगे बैठ करके कि हमें Su-57 लेना चाहिए कि F-35 लेना चाहिए। और जो एक्सपर्ट कहेंगे, एयरफोर्स एक्सपर्ट्स, देश उसी को मानता है। कूटनीति अपनी तरफ महफूज रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो नेता हैं या फिर ट्रंप हैं, जो मोदी जी ट्रंप दोनों ही अपने अपने देश को देश के लिए निछावर होने वाले नेता हैं। तो एक दूसरे को के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखेंगे जो उनको डिसाइड करने में अपने देश के खिलाफ जाने की जरूरत पड़े। तो ये सारी चीजें मद्देनजर हमारा जो एक्सपर्ट पैनल का एडवाइस रहेगा, वही हमेशा मैंने देखा पिछले 10 साल में, वही हमेशा हमने किया है, ना कि कूटनीति को आगे रखा है। इससे पहले हो सकता है हमने कूटनीति को आगे रखा हो। 5 साल पहले, 10 साल पहले ये सवाल होता तो आपका जवाब कुछ और होता, आज कुछ और है। बंसल सर, जब युद्ध के मैदान में एक फौजी होता है तो उसके जहन में क्या चल रहा होता है, और क्या सामने वाले की ताकत देखकर हम प्रभावित होते हैं, और अगर हमारे पास में
टेक्नोलॉजी नई है, आधुनिक हथियार हैं, हम पूरी तरह से आज की आधुनिक उपकरणों के साथ में लैस हैं, तो क्या उससे एक फौजी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, आज की तारीख में जब आप बात करते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध की बात, तो यूक्रेन में यह आता है कि हथियार खत्म हो गए, डिमोरलाइज हो गए। और जैसे ही उनको हथियार मिलने की संभावना बढ़ती है और हथियार आते हैं, तो वो कहते हैं उनका हौसला बुलंद हो गया। तो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, वेपनरी का बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है कि हमारे पास में जो है बहुत ही बेहतर तरीके के हथियार होने चाहिए। और जैसा कि राजपूत साहब ने कहा, अभी जो ड्रोन की बात चल रही है, ड्रोन बहुत पावरफुल है। और मस्क ने भी ये कहा है कि ड्रोन होने चाहिए। और हम जो है यूएस से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहे हैं। $4 बिलियन की डील है ये। और ये भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जैसे कि अगस्तिन साहब ने भी कहा, कि ये स्पेसिफिकेशन बनते हैं और हर कंट्री की अपनी नीड है, और नीड के बाद में ग्लोबल टेंडर होता है। कोई ये वन मैन शो नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया या प्रेसिडेंट ने कह दिया तो वो हो जाएगा। उसके हिसाब से जाया जाता है। जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर इस तरह का जो विदेशी दबाव है वो काम नहीं करता है। और एज सच हमने एक ग्लोबल टेंडर, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है अभी, इसके 114 हमारे को जेट खरीदने हैं। तो सभी कंपनियां हैं, ये देश तो होता ही है, लेकिन बेसिकली ये कंपनी होती हैं, जैसे सुखोई है या उधर की जो कंपनी है वो अपने टेंडर देती हैं। तो ये प्रोसेस है पूरा, उसमें कोई पर्सनालिटी या कोई इस तरह के दबाव नहीं आते। और दबाव की जहां तक सवाल है, देखिए ऐसा नहीं है कि ड्रोन ही या जो जो ये एयरक्राफ्ट ही एक चीज है, हाँ। उसके अलावा बहुत सारी हो रहे हैं। जैसे हम अभी जो है जो जो एक प्रपोजल हमारा जाएगा यूएसए हाँ। को, वो स्मॉल और एडवांस मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ठीक के है। लिए भी आएगा जाएगा। और इसी तरह से इसी प्रकार का जो रिएक्टर की बात जो हम्म। फ्रांस के साथ भी की जाएगी। और जो इंडिया का जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कम करने